हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट गौरव शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे चैनल कानून और आप में। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मुझसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स कमेंट में उसी के बारे में लगातार पूछ रहे थे। इसीलिए आज मैंने डिसाइड किया है कि ये एक बहुत हॉट टॉपिक, मैं इस पर वीडियो बनाकर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कंफ्यूजन दूर करता हूं। ये टॉपिक जो हमने चूज किया है वो आज है कि अगर हस्बैंड और वाइफ कि आपस में किसी भी बात पर लेकर कोई झगड़ा हो जाए, कोई कहासुनी हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए और पत्नी अगर झूठे तथ्यों पर आधारित करके कोई मुकदमा दर्ज करा दे हस्बैंड पर, तो हस्बैंड के पास क्या क्या लीगल रेमेडीज होती हैं जिनको वो यूज करके अपने अपने परिवार के इंटरेस्ट का सेफगार्ड कर सकता है। तो जो टॉपिक हमने चूज किया है वो फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर पत्नी किसी झूठे मुकदमे में पति को फंसा दे तो पति क्या करे। तो सबसे पहले लेट्स से एक हस्बैंड है जिसका नाम है ए और एक वाइफ है जिसका नाम है बी। ए और बी में लड़ाई हो जाती है। वाइफ जो बी है वो लड़ाई झगड़ा करने के बाद अपना ससुराल छोड़कर चली जाती है और अपने मायके जाकर अपने मायके वालों के कहे अनुसार वो एक जाकर एफआईआर कोर्ट में या थाने में दर्ज करा देती है। अब एफआईआर दर्ज कराने के बाद ऑब्वियसली अगर थाने पर एफआईआर दर्ज हो गई है तो पुलिस हस्बैंड और उसके परिवार वालों को फोन करके बुलाएगी या पुलिस उनके घर जाएगी। ऐसी कंडीशन में पति को क्या करना चाहिए, इसी पर आज हम अपना वीडियो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना यह है कि हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हमें, जब मैं कह रहा हूं तो मैं एक पति की तरह बात कर रहा हूं और पति की तरह ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो हमें सबसे पहले यह करना है, हमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो पुलिस अपना काम करेगी ही, उससे कोई भी बच नहीं सकता है। बिल्कुल पैनिक ना करें, भागे नहीं, क्योंकि देखिए अगर आप भागेंगे तो पुलिस आपको भगोड़ा घोषित कर देगी और कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से कोर्ट से अरेस्टिंग वारंट जारी करा के, कोर्ट से अलग अलग तरीके के आदेश जारी कराकर आपको अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। तो चूंकि ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, हालांकि एफआईआर दर्ज की गई है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलेंगी, बट फिर भी कोर्ट और पुलिस की नजर में इसे पूरी तरीके से क्रिमिनलिश नहीं माना जाता है। इसलिए पुलिस आपके यहां आएगी या आपको फोन करके थाने बुलाएगी। तो दोनों ही सूरतों के बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर पुलिस आपको फोन करके थाने बुलाती है तो सबसे पहले एक काम करें, किसी अच्छे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स वाले लॉयर को आप फोन करें। नहीं आपके पास है तो प्लीज उसके बारे में सर्च करें और उनको अपने साथ लेकर ही थाने जाएं। लॉयर के होने से एक आपको सेफगार्ड ये मिल जाता है कि पुलिस किसी भी तरीके से ऑपोजिट पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर आपके ऊपर नाजायज और इल्लीगल दबाव किसी भी तरीके का नहीं बना सकती। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, यहां मैं फिर से क्लियर कर दूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि पुलिस ऐसा करती है या ऐसा करेगी ही, परंतु किसी भी परेशानी को, किसी भी दुविधा को, किसी भी आपदा को नकारा नहीं जा सकता है। और हमारे हिंदुस्तान में चूंकि पुलिस को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी चीजें समाज में व्याप्त हैं, इसलिए अपनी प्रिपरेशन करके ही थाने जाएं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा लॉयर जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का स्पेशलिस्ट हो उसको लेकर अपने साथ थाने जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस आपके घर पर ही आ जाए और आपको किसी भी तरीके की प्रिपरेशन का मौका ना मिले, किसी लॉयर को कांटेक्ट करने का मौका ना मिले, तब भी पैनिक नहीं करना है। आपको पुलिस से ये बात करनी है कि भाई जो भी मेरे ऊपर चार्ज लगाया गया है आप कृपया मुझे उसकी कॉपी दीजिए। मैं उसके बारे में आपको पूरा एविडेंस देता हूं कि क्या सच लिखाया गया है, क्या झूठ लिखाया गया है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी बातें झूठ लिखा दी गई हों। कई बार पत्नी चूंकि पति से बहुत गुस्सा होती है, परिवार वालों के भड़काने पर या आस पड़ोस के लोगों के भड़काने पर बहुत झूठा मिथ्या आरोप भी लगा देती है। उस आरोप का मतलब ये नहीं है कि सारी बातें सिद्ध हो चुकी हैं। आपको पुलिस को एविडेंस देना है कि बहुत सारी चीजें उसमें से गलत हैं और ऐसा ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर फिर भी पुलिस ना माने और आपको थाने चलने के लिए कहे तो प्लीज परेशान मत होइए। घर में किसी को ये एडवाइस जरूर कर दीजिए कि किसी अच्छे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के लॉयर को लेकर तुरंत थाने पहुंचे। अब अगर पुलिस आपको थाने लेकर चली गई है और आपको बैठा लिया है तो कई चीजें हो सकती हैं कि पुलिस हो सकता है आपको गिरफ्तार करके जेल भेज दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार अब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में पुलिस को
तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजने का अधिकार नहीं रह गया है, अगर ऐसी कोई जघन्य अपराध की धारा नहीं लगा दी गई है जो 7 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान रखती हो। अगर 7 साल से कम की सजा है तो पुलिस एक ऑप्शन हमेशा अपने साथ रखती है कि हस्बैंड और वाइफ का वो एक मान्यता प्राप्त मीडिएटर से, जो कि फैमिली कोर्ट में नॉर्मली मान्यता प्राप्त मीडिएटर्स रहते हैं, मीडिएटर्स के समक्ष आपका मीडिएशन करा सकती है। इसलिए कई बार अगर जघन्य धाराएं नहीं लगी हैं, कोई ऐसा अपराध आपसे कारित नहीं हो गया है या जघन्य अपराध की धाराएं नहीं लगवा दी हैं झूठी, तो पुलिस मीडिएशन ही कराती है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का लॉयर इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुलिस अगर ये प्रावधान ना लागू करे, इस तरह का प्रोसीजर ना फॉलो करे, तो वो उनको बताए कि कानूनी पोजीशन क्या है और आपको किस तरीके से इस मामले में प्रोसीड करना है। इसीलिए एक स्पेशलिस्ट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का लॉयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके केस में। अब अगर पुलिस ये काम करती है तो ऑब्वियसली वो आपको थाने में बैठाएगी नहीं और जेल भी नहीं भेजेगी, आपको उसी समय एफआईआर की एक कॉपी दिलाई जाएगी और पुलिस आपको, अगर चूंकि मीडिएशन सेंटर भेजा जा रहा है, तो आपको एक तारीख बताएगी कि इस डेट पर आप मीडिएशन सेंटर आकर अपनी बात रखिएगा और मीडिएटर के समक्ष उपस्थित होइएगा। अगर ये प्रोसीजर फॉलो करती है पुलिस तो बिल्कुल सही प्रोसीजर है और इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा मौका मिलेगा कि आप मीडिएटर के समक्ष अपनी बात को रख सके और अगर किसी भी तरीके से आपको झूठा फंसाया गया है तो मीडिएटर अपनी रिपोर्ट उसमें लगाएगा कि हमने दोनों पक्षों को बुलाया और हमने दोनों पक्षों की बातें सुनकर, एविडेंस लेकर, ये हमारा डिडक्शन इस एफआईआर पे है। अगर ये हो जाता है वेरी गुड, लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है कि कभी किसी ऐसे वकील के बताने पर कि आप जघन्य अपराध की धाराएं लगा दें तो आपको ज्यादा अच्छे से न्याय मिलेगा, या किसी पुलिस वाले के ही बताने पर या आस पड़ोस के लोगों के भड़काने पर महिलाएं बहुत जघन्य अपराध की धाराएं एफआईआर में लिखा देती हैं। जैसे कि कुछ महिलाएं अप्राकृतिक संबंध की धाराएं लगा देती हैं जिसमें 377 आईपीसी लगता है। कुछ महिलाएं घर वालों पर गलत आरोप लगा देती हैं, जैसे कि देवर के ऊपर आरोप लगा देती हैं कि वो हमें गलत नजर से देखते हैं, तो 354 आईपीसी की धारा लागू होती है। या ससुर के ऊपर ऐसी धाराएं लगा देती हैं कि हमको किचन में इन्होंने करंट लगाकर मारने की कोशिश करी। ये सब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के मैं बहुत सारे केसेस ऐसा मैं कर रहा हूं। तो समाज में बहुत तरह के लोग हैं, कुछ झूठ बोलना पसंद करते हैं, कुछ झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो इस समय हम उन्हीं लोगों को डील कर रहे हैं जो झूठ बोलकर किसी भी तरीके से आपको, पति को सजा कराने पर तुले ही हुए हैं। उन केसेस में आपको क्या करना है? तो अगर ससुर को, देवर को या आप पर ही गलत तरीके की धाराएं, जघन्य अपराध की धाराएं जिनमें 7 साल से ऊपर की सजा है, उस तरह की एफआईआर दर्ज कर दिया है, तो पुलिस को पूरा राइट है कि आपको गिरफ्तार करके जेल भेज दें और आपको बेल करानी पड़े। इसलिए एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का लॉयर आपके पास जरूर होना चाहिए अगर पुलिस से आपका सामना हो रहा है और एफआईआर में जघन्य अपराध की धारा लगी हुई है। अब मान लीजिए आपको ये जानकारी हो गई कि आपकी पत्नी ने थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा दी है। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको कोशिश ये करनी है कि पुलिस से सामना होने से पहले कोर्ट का कोई ना कोई ऑर्डर आपके पास होना चाहिए। अब वो ऑर्डर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अब मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूं कि किस फोरम में जाकर आप कौन सा ऑर्डर ले सकते हैं और किस फोरम में आपको कौन कौन सा ऑर्डर मिल सकता है। सबसे पहले, अगर आप के ऊपर एफआईआर हुई है और कोई जघन्य अपराध की धारा लग गई है, तो आपके पास सेक्शन 438 सीआरपीसी में एंटिसिपेटरी बेल लेने का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। अब सेक्शन 438 सीआरपीसी ये कहता है कि अगर आपको किसी मुकदमे में झूठा फंसा दिया गया है या आपकी सामाजिक छवि धूमिल करने के लिए किसी मुकदमे में फंसा दिया गया है या आपकी बेइज्जती करने के लिए मुकदमे में झूठा फंसा दिया गया है, तो आपके पास बगैर कोर्ट में सरेंडर करे बेल लेने का आधार पर्याप्त माना जाता है।
इसे ही एंटिसिपेटरी बेल या लीगल लैंग्वेज में बेल बिफोर अरेस्ट कहा जाता है, जो सेक्शन 438 सीआरपीसी में समझाई गई है और उसका पूरा डेफिनेशन और विवरण दिया गया है। अब सेक्शन 438 सीआरपीसी के अंतर्गत जो बेल बिफोर अरेस्ट एंटिसिपेटरी बेल आप फाइल करते हैं, उस बेल में ये प्रावधान है कि आपको उसे सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, जहां का जुरिस्डिक्शन आपके जिले का लगता हो, वहां फाइल करना होगा। इसमें ये आपको क्लियर करता चलूं, वैसे मैंने एंटिसिपेटरी बेल बिफोर अरेस्ट पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपके ऊपर स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। पूरा एंटिसिपेटरी बेल के बारे में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बट ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि एंटिसिपेटरी बेल अगर आपको फाइल करनी है तो आप सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों जगह फाइल कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा रहे हैं तो ऑनरेबल हाई कोर्ट आपसे ये जरूर पूछेगा कि किन सर्कमस्टांसेस में आपने सेशन कोर्ट में बेल ना फाइल करके हाई कोर्ट को ही अपना पहला फोरम चुना है एंटिसिपेटरी बेल फाइल करने के लिए, और आपके वकील साहब को ये क्लियर करना ही पड़ेगा कि आप सेशन कोर्ट में बेल एंटिसिपेटरी बेल पहले क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं। अब बहुत ज्यादा एंटिसिपेटरी बेल नहीं समझाऊंगा, आप लिंक पर जाकर, ऊपर लिंक जो आया है उस पर जाकर एंटिसिपेटरी बेल समझ सकते हैं। अब अगर आप मान लीजिए एंटिसिपेटरी बेल नहीं लेना चाहते हैं, आपको ये बिल्कुल पूरा यकीन है कि जिन तथ्यों पर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है वो तथ्य एकदम सरासर झूठे हैं, और आप ऑनरेबल हाई कोर्ट को ऐसे एविडेंसेस दे सकते हैं कि आपके ऊपर झूठा मुकदमा लिखाया है आपकी पत्नी ने, तो आप सीधे ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाकर रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं और एफआईआर क्वॉशिंग की पिटिशन, जो कि आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत फाइल होती है, उसमें आप एफआईआर क्वॉशिंग के रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। और सर्चोरारी के अंतर्गत जो रिट पिटिशन है, सर्चोरारी के रिट पिटिशन फाइल होगी और आप एफआईआर क्वॉशिंग का मुकदमा फाइल करके उस एफआईआर को क्वॉश मतलब निरस्त करा सकते हैं, अगर आपकी पत्नी ने झूठा मुकदमा आपके ऊपर गलत तथ्यों को पुलिस को बताते हुए फाइल कर दिया। अब जब आपने ऑनरेबल हाई कोर्ट में एफआईआर क्वॉशिंग की रिट पिटिशन फाइल ही कर दी है, तब उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको करना है। कई बार बहुत सारे लोगों के बताने पर, आस पड़ोस के लोगों के भड़काने पर, या किसी वकील साहब की ही सलाह पर, या पुलिस वालों की सलाह पर, महिलाएं घर के समस्त सदस्यों का नाम लिखा देती हैं, जैसे सास, ससुर, देवर, देवरानी, बड़े भैया, भाभी मतलब वाइफ की जेठानी, या कोई अनमैरिड ननद है या कोई अनमैरिड देवर है, उन सब का नाम महिलाएं अक्सर लिखा देती हैं। अब उस केस में, जिस केस में आपके भाई, आपकी भाभी या माता पिता का कोई रोल ही नहीं है मारपीट में या किसी और तरीके की प्रताड़ना में, तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है हाई कोर्ट के समक्ष इस तरीके के एविडेंसेस को प्रस्तुत करने का कि आपके भैया, भाभी, बहन, आपके माता पिता का नाम गलत लिखा दिया गया है, और वहां से कई बार हाई कोर्ट अपने पावर का प्रयोग करते हुए उन लोगों का नाम एफआईआर से हटाने का भी आदेश करती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, प्रॉपर एविडेंस के साथ जरूर जाएं, क्योंकि हाई कोर्ट में बगैर एविडेंस के इस तरह की पिटिशंस का सफल हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और चूंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास इस तरह की पावर है कि वो उस एफआईआर को क्वॉश कर सकती है, एफआईआर से नाम हटा सकती है अगर गलत किसी को उसमें सम्मिलित कर लिया गया है, तो एफआईआर में दिए गए, वर्णित किए गए जितने भी तथ्य हैं, अगर उनकी काट एविडेंस के रूप में आपके पास है तो उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष जरूर प्रस्तुत करें, जिससे कि आप एफआईआर को निरस्त करा सके और एक झूठे मुकदमे से बच सके। इसमें कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पत्नी आपसे नाराज होकर तो गई और उन्होंने कोई मुकदमा भी लिखा दिया, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास कोर्ट में जाने की या वकील साहब की फीस देने के पैसे ना हो। जिन केसेस में गरीब लोग होते हैं या वो कोर्ट आना ही नहीं चाहते हैं, उन केसेस में आपके पास और एक ऑप्शन है कि आप प्री लिटिगेशन मीडिएशन की एक एप्लीकेशन
अपने यहाँ फैमिली कोर्ट में, जो पारिवारिक न्यायालय आपके जिले का है, वहां प्री लिटिगेशन मीडिएशन की एक एप्लीकेशन देकर अपनी वाइफ को कोर्ट में बुला सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी शादी को बचाना चाहते हैं और आपकी वाइफ शादी को बचाना चाहेंगी आपकी बात मानकर, तो मध्यस्थता द्वारा बातचीत करके वहां पर भी आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि आपने बेल, एंटिसिपेटरी बेल करा ली, लेकिन अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो ऑब्वियसली हो सकता है कि वो आपके पक्ष का इन्वेस्टिगेशन ना करे। ऐसा बिल्कुल बहुत बार देखा भी गया है। मैं ऐसा कह बिल्कुल नहीं रहा हूं कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा देखा गया है। तब भी आपके पास हाई कोर्ट में एक सेक्शन 483 सीआरपीसी के अंतर्गत पिटिशन मूव करने का ऑप्शन रहता है। आप हाई कोर्ट में जाकर उस एफआईआर को लगाकर अपनी बात ये कह सकते हैं कि कृपया पुलिस को आदेशित किया जाए कि वो मेरे मामले में बहुत सही तरीके से फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, जिससे कि मेरे साथ अन्याय ना हो और न्याय हो सके। इसमें आपको एक बात जरूर बता दूं कि अगर आप सेक्शन 483 सीआरपीसी के अंतर्गत कोई भी पिटिशन फाइल करना चाहते हैं तो कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट आपसे ये जरूर पूछेगा कि आपने पुलिस महकमे के किसी उच्च अधिकारी को पहले कोई एप्लीकेशन फाइल करी है इस संदर्भ में या नहीं। अगर आपने नहीं की होगी और आप डायरेक्ट हाई कोर्ट गए होंगे तो ऑनरेबल हाई कोर्ट उस पिटिशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, एंटरटेन नहीं करेगा। इसलिए ध्यान रखें, अगर आप फेयर इन्वेस्टिगेशन की कोई एप्लीकेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल करना चाहते हैं तो पहले आपको किसी पुलिस के उच्चाधिकारी, अगर आपके जिले में पुलिस कमिश्नर होते हैं तो पुलिस कमिश्नर को या एसएसपी को, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एप्लीकेशन जरूर दें। जब उस पर कोई कार्रवाई ना हो तब आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में सेक्शन 483 सीआरपीसी की पिटिशन मूव करके फेयर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करा सकते हैं। बहुत जल्दी ही हम लोग इसी सीरीज के आगे वीडियोस भी बनाएंगे, क्योंकि अब मैं पूरी सीरीज मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स पर ही बनाने वाला हूं। आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर दिख जाएगा, आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके ये सारे वीडियोस देख सकते हैं जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स पर हम पूरी सीरीज कर रहे हैं। और हस्बैंड के भी पक्ष का, वाइफ के भी पक्ष का सारे तरह के वीडियोस बनाऊंगा, हस्बैंड्स के भी बेनिफिट के, वाइफ के भी बेनिफिट्स के, क्योंकि मेरे तो दोनों ही पक्ष क्लाइंट्स हैं। कभी मैं हस्बैंड की तरफ से एंगेज होता हूं, कभी मैं वाइफ की तरफ से एंगेज होता हूं। तो मेरा जो वास्ट एक्सपीरियंस हो चुका है इतने साल की प्रैक्टिस में, मैं कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर करूं जिससे आप बेनिफिटेड हो सकें। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करते रहें, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों के बेनिफिट के लिए ये प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूं, जिससे कि आपको आगे से लीगली कभी कोई परेशानी ना आने पाए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में कवर किया तो बट आपको समझ ना आया हो, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, कोई कमेंट दे सकते हैं। और अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में मैं कॉल सारी पिक करता हूं, डायरेक्ट मेरे पास ही कॉल्स आती हैं। कई बार जब बहुत ज्यादा कॉल फ्लो होते हैं तो मेरे असिस्टेंट्स कॉल उठाते हैं। कृपया करके उनको बताएं कि YouTube के द्वारा आपको मेरा नंबर मिला है, आपको एक समय दे दिया जाएगा, आप उस समय मुझे कॉल कर लें, क्योंकि अपॉइंटमेंट डायरी में आपका नाम, आपने कहां से कॉल किया है और आपका नंबर मेंशन हो जाएगा। बहुत कॉल फ्लो होने की वजह से ये हम लोगों को प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। इसलिए अगर आपको एक दिन वेट करने के लिए कहा जाए और कोई टाइम दिया जाए तो कृपया बुरा ना मानिएगा। सबको सारे जवाब देने हैं हमें, और सबको, किसी को भी निराश नहीं करना है। सारे मेरे व्यूअर्स को मैं चाहता हूं कि वो, उनको सही सच्ची सलाह मिल पाए, कानूनी सलाह मिल पाए। इसी वजह से समय कभी कभी थोड़ा सा कम पड़ जाता है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि आपके शेयर, सब्सक्राइब और लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। उसी से हम लोगों का एंगेजमेंट बढ़ता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस पहुंच पाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला होता है। सो आई विल टेक योर लीव। योर्स लीगली, एडवोकेट गौरव शुक्ला।